हेलो गाइस। आज जो हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो टॉपिक का नाम है रैबिज, डॉग बाइट। वैसे कुत्ता जिसको रैबिज हो चुका है, अगर वो किसी ह्यूमन को या किसी एनिमल्स को अगर काट लेता है तो उसको रैबिज होने का चांस है। अगर किसी पर्सन को रैबिज हो गया और सही समय पर अगर ट्रीटमेंट उसका नहीं हुआ, इलाज नहीं हुआ, तो उसको डेथ हो सकता है। एक बार अगर किसी को रैबिज हो गया, सही समय पे इलाज नहीं हुआ, तो 100% डेथ है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसीलिए अगर कोई कुत्ता आपको काटता है तो सबसे पहले उसको हॉस्पिटल जाइए, उसका इलाज करवाइए। ठीक है, तो उसी के बारे में हम जो टॉपिक आज करने जा रहे हैं, अगर कुत्ता काटता है तो क्या क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल्स में आपको बताने जा रहे हैं स्लाइड के माध्यम से। डॉग बाइट्स किस टाइप का डिजीज है? ये जेनेटिक डिजीज है। और ये रैबिज, अगर किसी कुत्ता को अगर रैबिज हो चुका है, अगर किसी को काटता है, तभी ये फैलता है। और इसका जो कॉज है वो लाइजा वायरस है। किस टाइप का वायरस है? लाइजा वायरस है। और ये फैमिली है जो रैबिडो वायरस है। किस टाइप का फैमिली है? तो रैबिडो वायरस है। और अगर रैबिडो वायरस में अगर इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो इसमें कैसा दिखेगा? तो बुलेट शेप जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? तो ये बुलेट शेप जैसा दिखेगा। और इसका जो इक्वेशन पीरियड है 20 से 60 दिन का इक्वेशन पीरियड है। कितना है? 20 से 60 दिन का इक्वेशन पीरियड है। और यही जो आपको बता रहे थे, 100% केस फैटिलिटी रेट है। एक बार अगर किसी को रैबिज हो गया तो 100% डेथ है। केस फैटिलिटी रेट कितना? 100%। इसीलिए आपको बार बार बताया जा रहा है, अगर कोई कुत्ता आपको काट लिया है तो 100 आप उसको इलाज करवाइए एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, इसका रिजर्वायर होता है, वर्ल्ड एनिमल सबसे ज्यादा होते हैं। और सोर्स क्या होते हैं अभी बताएं, सलीवा ऑफ रैबिड एनिमल। ऑलरेडी जिसको रैबिज हो गया है उसके सलीवा में जो होते हैं, उसी में वो वायरस होते हैं। उसी से आपको अगर बाइट करता है, मान के चलिए आपको हैंड में बाइट किया, यहाँ पे वुंड हुआ, ब्लड आया, उस ब्लड के थ्रू रैबिज सलीवा के वो इंटर कर गया और वो ह्यूमन में वो फैलते चला जाता। धीरे धीरे वो फैलते फैलते हमारे ब्रेन में चल जाएगा। ब्रेन में जाने के बाद आप कुत्ता जैसे बिहेव करने लगोगे, जैसे फोटोफोबिया जैसे जिस टाइप का होता है ना, वो एनिमल फोबिया होने लगेगा आपको। और आप जैसे ड्रिंकिंग, जब कुत्ता जैसे आप पीते हैं तो कैसा पीता है कुत्ता? वो जीभ से पीता है, उस टाइप का आप पानी को भी पीने लगोगे, तो उस टाइप का आपका साइन सिम्टम आने लगेगा आपके अंदर। तो आप ये समझ जाना कि आपको एनिमल्स कभी न कभी काटा है। और इस केस में जब ये सब सिम्टम आने लगेगा तो आप समझ जाना कि आपको 100% है कि डेथ होना ही होना है, इसका इलाज नहीं है। तो इसीलिए आपको कभी भी कुत्ता काटे, तुरंत हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर से मिलिए। ठीक है, अब इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? नाइग्री बॉडी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पर्पस के व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है नाइग्री बॉडी सीन इन। नाइग्री बॉडी सीन इन किस में देखा जाता है? तो ये रैबिज में देखा जाता है। ठीक है, किस में देखा जाता है? रैबिज में देखा जाता है। ये आपको याद रहा, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इस्नोफिलिक इंक्लूजन बॉडी। ये एग्जाम पर्पस के लिए है, आपको याद रखना है कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इस्नोफिलिया इंक्लूजन बॉडी सीनिन कहाँ देखा जाता है? तो ये सारे देखे जाते हैं रैबिज में। रैबिज में देखे जाते हैं। और ये भी क्वेश्चन आता है कि बेस्ट ट्रीटमेंट, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि आपको बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर रैबिज का, बेस्ट टेस्ट फॉर रैबिज कंफर्मेटरी के लिए किया जाता है। ठीक है, और बेस्ट टेस्ट जैसे कि आपको सबसे ज्यादा है बायोप्सी के द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? बायोप्सी, ब्रेन बायोप्सी, ओनली डन आफ्टर डेथ।
ब्रेन बायोप्सी किस कंडीशन में करेंगे? जब पेशेंट का डेथ हो जाता है उस कंडीशन में ब्रेन बायोप्सी करेंगे, और एलाइव पर्सन में नहीं कभी करते हैं बायोप्सी। जब डेथ हो जाएंगे तो पेशेंट को पता करने के लिए कि पेशेंट को कैसे मारा था, उस कंडीशन में हम इसको बायोप्सी करते हैं। वैसे 2 कंडीशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चंस है। क्वेश्चन ये है कि मोस्ट कॉमन साइट ब्रेन बायोप्सी पोस्टपार्टम। पोस्टपार्टम मरने के बाद इसका जो ब्रेन बायोप्सी मोस्ट कॉमन साइट कहाँ से करते हैं? तो एनोम हॉर्न ऑफ द, याद रखना, हॉर्न ऑफ द हिपोकैम्पस, यही याद रखना। एक क्वेश्चन भी आ चुका है, आपको याद रखना, ये हॉर्न ऑफ द हिपोकैम्पस से इसको पोस्टपार्टम का बायोप्सी किया जाता है, और सेरेबेलम के द्वारा भी किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? सेरेबेलम से भी लिया जाता है बायोप्सी। दूसरा है स्किन बायोप्सी। क्या है? स्किन बायोप्सी। स्किन बायोप्सी फॉर ए लाइव पर्सन। अगर कोई पर्सन अभी डेथ नहीं हुआ है, लाइव पर्सन है, तो उसको किया जाता है लाइव पर्सन्स। ए लाइव पर्सन, स्किन बायोप्सी फॉर ए लाइव पर्सन, ए लाइव पर्सन में किया जाता है, और साथ में वायरल एंटीबॉडी डिटेक्ट बाय द, दिस इज द एग्जाम क्वेश्चंस, फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट के द्वारा ये किया जाता है। तो आपको याद रखना, पोस्टपार्टम में कहाँ से बायोप्सी लिया जाता है? हॉर्न ऑफ हिपोकैम्पस से लिया जाता है और सेरेबेलम से लिया जाता है। और लाइव पर्सन्स में हमारा कहाँ से डिटेक्ट होता है? फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं लाइव पर्सन में, स्किन बायोप्सी लिया जाता है। दूसरा है कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पज से और जनरल पर्पज से भी। अगर किसी पर्सन को डॉग बाइट किया है तो किस कंडीशन बाइट हुआ है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट भी है, और एक ग्रेडिंग सिस्टम है। डॉग बाइट का एक ग्रेडिंग सिस्टम है। ये 3 ग्रेड में इसको डिवाइड किया गया है। कितना ग्रेड में? 3 ग्रेड में डिवाइड किया गया है, 1, 2 एंड 3। 3 ग्रेड में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रेड में क्या कहता है? अगर कुत्ता लैक ऑन द इंटैक्ट स्किन, ठीक है, लैक ऑन इंटैक्ट स्किन, जस्ट लाइक एग्जांपल में आप इसको देख सकते हैं। कुत्ता क्या कर रहा है? सिर्फ जीभ से इसको स्किन को टच कर रहा है, तो इसको सिर्फ टच किया, लैक ऑन इंटैक्ट स्किन। दूसरा होता है कि स्क्रैच और निबलिंग ऑफ स्किन। अब कुत्ते के नाखून से, क्या कुत्ते के नाखून से इस टाइप का अगर आपके बॉडी पे स्क्रैच आ जाए तो उसको स्क्रैच निबलिंग ऑफ स्किन बोलते हैं। ये सेकेंड ग्रेड में आते हैं। सेकेंड ग्रेड में क्या होते हैं? स्क्रैच निबलिंग ऑफ द स्किन। थर्ड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड में है एनी बाइट। क्या है? एनी बाइट, किसी तरह का बाइट हो, साथ में उसका वुंड और विथ ब्लड के साथ हो। कैसा हो? ब्लड हो। अगर कुत्ता काट लिया हो तो वहां पे ब्लड आ रहा हो, और इंटैक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन, लैक ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, और मल्टीपल लैसेरेटेड वुंड हो, जैसे कि 2-3 जगह कुत्ता काट लिया हो और ब्लड आ रहा हो, तो लाइक ब्लड आ रहा हो, तो उसको थर्ड ग्रेड में रखा गया है। कौन कौन सा ग्रेड है एक बार फिर से करते हैं हम लोग। पहला ग्रेड है कि लैक ऑन इंटैक्ट स्किन, सिर्फ कुत्ते को जीभ से ह्यूमन के स्किन पे टच किया है। दूसरा है स्क्रैच और निबलिंग ऑफ स्किन, स्क्रैच किया है उसके कुत्ते को नाखून से आपके बॉडी पे, अगर स्क्रैच कर दिया है तो सेकेंड ग्रेड में रखा गया है। थर्ड ग्रेड में क्या है कि अगर कुत्ता जब काटता है, बाइट किया, बाइट करने के बाद वहां पे वुंड हो गया, वुंड लाइक ब्लड आ गया है, और बहुत कभी 2-3 जगह लोकेशन पे आपके बॉडी पे वो बाइट कर चुका हो, तो वो थर्ड ग्रेड में आता है। क्या होता है? वो थर्ड ग्रेड में आता है। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं?
मैनेजमेंट भी वो ग्रेड सिस्टम के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट कैसा है? ग्रेड सिस्टम के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट है। फर्स्ट ग्रेड में क्या था? फर्स्ट ग्रेड में था, सिर्फ क्या किया था? लैग किया था, लैग ऑन स्किन, सिर्फ लैग किया था। जीभ से वो कुत्ता अपने जीभ से ह्यूमन के बॉडी पे वो टच किया था। उस कंडीशन में क्या करना है? ट्रीटमेंट उस कंडीशन में नहीं है कि उस कंडीशन में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। उसमें सिर्फ आपको वाटर से, रनिंग वाटर से आपको उसको धोना है। रनिंग वाटर से सिर्फ धोना है और उसको कुछ नहीं करना है। सेकेंड ग्रेड था कि अगर स्क्रैच किया और निबलिंग किया, मतलब आपके स्किन पे उसके नाखून से लाइक इस टाइप का स्क्रैच आ गया हो, तो सेकेंड में आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन में बहुत सारे ऐसे हैं जो मिस कर जाते हैं ट्रीटमेंट, बोलते हैं कि सिर्फ नाखून से वो स्क्रैच करके चला गया, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। बट इस कंडीशन में ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। उस कंडीशन में हम लोकल केयर करेंगे। लोकल केयर, जहाँ पे वो नाखून से स्क्रैच किया है वहां पे उसको वॉश करेंगे। रनिंग वाटर विथ एटलीस्ट 10 टू 15 मिनट, 10 टू 15 मिनट रनिंग वाटर से उसको धोना है। और उसमें प्रेशर नहीं लगाना, धोने के समय पे हाथ पे प्रेशर नहीं लगाना, जहाँ पे उंड हुआ है वहां पे प्रेशर नहीं लगाना। सिर्फ रनिंग वाटर से, क्लीन वाटर से उसको धोना है 10 से 15 मिनट। उसके बाद उसको वैक्सीन लगाना है। क्या लगाना है? वैक्सीन लगाना है। तो लोकल केयर प्लस वैक्सीन, सेकेंड ग्रेड में क्या करना है? ट्रीटमेंट लोकल केयर प्लस वैक्सीन का यूज करते हैं, लगाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं उसका। थर्ड है कि बाइट किया और वुंड विथ ब्लड, अगर अगर कुत्ता को काट लिया तो उसमें क्या हुआ कि ब्लड आ गया, वुंड हो गया, उस लोकेशन पे सबसे पहले क्या करते हैं? सेम जो सेकेंड में होता है वो लोकल केयर सबसे पहले करेंगे। लोकल केयर का मतलब यही होता है कि लोग थ्रो द रनिंग वाटर विथ एटलीस्ट 10 टू 15 मिनट उसको रनिंग वाटर से धोना है। उसके बाद इसमें क्या करना है? वैक्सीन के साथ साथ इसमें वैक्सीन भी लगाना है और इम्यूनोग्लोबिन्स नीड है। अगर ब्लड आ गया है तो साथ में इम्यूनोग्लोबिन्स ऐड करते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार ट्रीटमेंट में हम लोग करते हैं। मैनेजमेंट में फर्स्ट डिग्री में नो ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट में फर्स्ट डिग्री में नो ट्रीटमेंट, सेकेंड डिग्री में लोकल केयर प्लस वैक्सीन, थर्ड डिग्री में क्या होता है? लोकल केयर वैक्सीन प्लस इम्यूनोग्लोबिन्स। अभी इम्यूनोग्लोबिन्स का डोज होता है, इम्यूनोग्लोबिन्स का, ह्यूमन रैबीज इम्यूनोग्लोबिन्स, एक क्वेश्चन भी आ चुके हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी देते हैं और एनिमल रैबीज जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं वो 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी देते हैं। अब है इसका वैक्सीन, कौन कौन सा वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में, कौन कौन सा यूज होता है। अवेलेबल बहुत है लेकिन हम सिर्फ ये लिखे हैं कि ये मार्केट में यूज होता है, सिर्फ ये मार्केट में अवेलेबल है। ये 3 वैक्सीन का उसी को सबसे ज्यादा यूज होता है, इसीलिए हम इस 3 वैक्सीन के बारे में बता रहे हैं। जिसका नाम है चिक्ड इम्ब्रियो और डक इम्ब्रियो, दूसरा है रिकम्बिनेंट वैक्सीन, तीसरा है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन। 3 के बारे में ये मार्केट में अवेलेबल है। अब ये वैक्सीन दिया जाता है, कब दिया जाता है, शेड्यूल कब है, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। 2 तरह का शेड्यूल होता है कि अगर कुत्ता काटने से पहले अगर आपको प्रोफिलैक्सिस चाहिए, अगर आप मान के चलिए कि डॉग हैंडलर हैं या वेटरनरियर्स हैं, तो आपको इस कंडीशन में हाई रिस्क होता है कि आपको कुत्ता काटना ही काटना है। इस कंडीशन में लोग प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस लगाते हैं। तो प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस कब लगाते हैं? जो डॉग हैंडलर है, जो घर में कुत्ता है या जो कुत्ते को सेल और खरीदारी करते हैं, वैसे पर्सन प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस लगाते हैं। तो उस कंडीशन में 3 डोज लगाते हैं। और डोज जो होता है वो कब कब लगाते हैं? 0 डे पे लगाते हैं, 7 डे पे लगाते हैं, 28 डे पे लगाते हैं। कब लगाते हैं?
0728 पे। तो प्री एक्सपोजर में आपको 3 डोज देना है, 0728 डे पे देना है। रूट जो होता है वो आपको याद रखना है, रूट जो होता है इंट्रामस्कुलर देते हैं। क्या देते हैं? इंट्रामस्कुलर देते हैं। और अगर डोज पूछा जाएगा कितना दिया जाता है, ये नीट पीजी में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसको भी याद कर लेना है। 0.5 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, कितना? 0.5 इंटरनेशनल यूनिट पर ml होता है। और इसमें जो प्री एक्सपोजर प्रोफ्लैक्सिस का बूस्टर भी देते हैं। क्या देते हैं? बूस्टर डोज एवरी 2 ईयर, एवरी 2 ईयर बूस्टर डोज हम प्री एक्सपोजर लेते हैं। तो आप समझ गए कि प्री एक्सपोजर प्रोफ्लैक्सिस आइडियली किसको दिया जाता है? आइडियली गिवन बिफोर एक्सपोजर टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने से पहले उसको हम देते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे पर्सन जहां पे डॉग हैंडलर हो, उस कंडीशन में उसको हम देते हैं। सेकेंड है कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफ्लैक्सिस। क्या है? पोस्ट एक्सपोजर प्रोफ्लैक्सिस। अब इस कंडीशन में क्या है कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफ्लैक्सिस, इस कंडीशन में ये है कि मान के चलिए आपको कुत्ता काट लिया, डॉग बाइट आपको कर लिया, तो क्या करना है? 2 पर्सन ऐसे होते हैं, वैसे पर्सन जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, ऐसे पर्सन ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, और वैसे पर्सन जो कभी वैक्सीन डॉग का लिया ही नहीं हो। ठीक है, तो 2 कंडीशन में 2 तरह का ट्रीटमेंट होते हैं। तो अगर वैसे पर्सन जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो, वैसे पर्सन जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो, तो उसको हम 2 डोज देते हैं। कितना? 2 डोज यूज करते हैं, 0-3 डे में यूज करते हैं। और ये भी इंट्रामस्कुलर यूज करते हैं। कौन सा करते हैं? इंट्रामस्कुलर करते हैं। अगर कोई पर्सन अगर इंट्राडर्मल लगाना चाहता हो, इंट्राडर्मल, तो वो 4 साइट पे ऑन डे, 4 साइट यूज करना पड़ेगा। डे 0 डे पे ही यूज करना पड़ेगा। 2 जो है वो डेल्टोइड पे लगेगा, 2 हमारा कहाँ पे लगेगा? थाई पे लगेगा, अगर इंट्राडर्मल यूज करते हैं तब। सेकेंड कंडीशन में क्या है कि वो वैक्सीन कभी लिया ही नहीं है, तो उस कंडीशन में हम इसका टोटल जो देते हैं वो 5 डोज देते हैं। कितना देते हैं टोटल? इसमें 5 देते हैं, 5 डोज देते हैं, 5 डे, 5 देते हैं। कब कब देते हैं? 0 डे पे देते हैं, 3 डे पे देते हैं, 7 डे पे देते हैं, 14 और 28 डे पे देते हैं। और ये रूट क्या देते हैं? इंट्रामस्कुलर देते हैं। 0 डे पे भी 1 देते हैं, 3rd डे पे भी 1 देते हैं, 7 डे पे भी 1 देते हैं, 14 पे भी 1 देते हैं, 28 पे भी 1 देते हैं। तो ये किस पर्सन के लिए है? वो नॉन वैक्सीनेटेड, कभी वैक्सीन लिया ही नहीं हो, तो उसके बारे में हम ये। ठीक है, एक बार फिर से चलते हैं। पोस्ट एक्सपोजर और प्री एक्सपोजर। प्री एक्सपोजर में कितना डोज होते हैं? वो 3 होते हैं। कब कब होते हैं? 0 डे पे, 7 डे पे और 28 डे पे। कौन कौन सा होते हैं? आप एक बार आंख बंद करके सोचिए। 0 डे पे, 7 डे पे, 28 डे पे होते हैं। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफ्लैक्सिस वैक्सीनेटेड पर्सन का कितना डोज होते हैं? 2 डोज होते हैं, 0 डे पे और 3 डे पे होते हैं। और अगर नॉन वैक्सीनेटेड है तो कितना हो गए? वो 5 डोज होंगे। तो कौन कौन होंगे? 0, 3, 7, 14, 28। ये आपको याद रखना है। और ये रेजिमेंट्स होते हैं, कौन कौन सा एशियन रेजिमेंट होते हैं? जागरेब, ये जागरेर रेजिमेंट्स होते हैं, और थाई रेड क्रॉस रेजिम होते हैं। इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें एक PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो ऑलरेडी आ चुके हैं। क्वेश्चन ये था कि ए प्रेग्नेंट वुमन गॉट बीटेन बाय द रैबिड डॉग। तो रैबिड, ऑलरेडी रैबिड डॉग है, वो प्रेग्नेंट लेडीज को बाइट कर लिया, तो उसका मैनेजमेंट क्या करेंगे? तो उसका जो मैनेजमेंट करते हैं वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन। क्या करते हैं? एक्टिव इम्यूनाइजेशन
लाइक वैक्सीन उसको देंगे, साथ में इम्यूनोग्लोबिन्स देंगे और साथ में क्या करेंगे, लोकल ट्रीटमेंट। इम्यूनोग्लोबिन्स इसलिए देंगे, अभी हम लोग पढ़ें कि वैसे पर्सन जिसको कभी वैक्सीन नहीं लगा हो और वाइट कर लिया हो और वुंड भी है, तो उस कंडीशन में आपको ये इम्यूनोग्लोबिन्स लगाते ही हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका, क्यों हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन बोले और इम्यूनोग्लोबिन लोकल केयर, क्योंकि रैबिज इज द, ये क्या करता है, वो फीटल को हार्मफुल कर देगा। क्या कर देगा, अगर फीटल इन्फेक्टेड हार्म डिजीज कर देगा, फीटल इन्फेक्टेड इन्फेक्शंस डिजीज करा देगा। एंड रैबिड क्या होता है, रैबिज पोस्ट एक्सपोजर एंड प्रोफ्लैक्सिस इज द मेथड ऑफ चॉइस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन रैबिज। ठीक है, आपको एक याद रखना है कि एनी प्रेग्नेंट लेडीज वुमेन हु इज बीटेन बाय रैबिड डॉग एट रिस्क, दे नीड प्रॉपर पोस्ट एक्सपोजर। आपको कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर किस टाइप का प्री एक्सपोजर उसको लगेगा कि पोस्ट एक्सपोजर मैनेजमेंट उसको करते हैं। रैबिज वैक्सीन इज नॉट द कंट्राइंडिकेशन। रैबिज वैक्सीन क्या है, कंट्राइंडिकेशन प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग में कंट्राइंडिकेशन नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन जो आया था वो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी आया था। क्या था, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी इज सीन, तो ये भी रैबिज में देखा जाता है। और एक यहाँ पे नोट के लिए आपको याद करा देते हैं कि इंक्लूजन बॉडी कहाँ कहाँ देते हैं और कौन कौन से इंक्लूजन बॉडी है और किस डिजीज में देखते हैं। जैसे नाइग्री बॉडी किस में देखते हैं, वो रैबिज में देखते हैं। नाइग्री बॉडी कहाँ देखते हैं, रैबिज में देखते हैं। एंड गुर्नियरी बॉडी किस में देखते हैं, स्मॉल पॉक्स में देखते हैं। और हेडरसन पैटरसन बॉडी मोलस्कस कंटाजीनियस में देखते हैं। ये भी PYQ है, आपको याद रखना है। ये दो क्वेश्चन तो ऑलरेडी आ चुके हैं, इसके बारे में आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि रैपिड डायग्नोसिस ऑफ रैबिज इज मेड बाय स्किन बायोप्सी विथ फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट के द्वारा हम इसका डायग्नोसिस करते हैं। तो टॉपिक तो इंड हो गया हमारा, क्या हो गया, इंड टॉपिक हो गया है। लेकिन आपको एक बार मैं रिवीजन के पर्पज से आपको फिर से मैं बता रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है रैबिज में। रैबिज क्या होता है, डॉग बाइट। क्या होता है, डॉग बाइट। अगर कोई पर्सन कोई डॉग, वैसे डॉग जिसको रैबिज हो चुके हैं, उसको काटने से आप में भी रैबिज हो जाएगा। और उसका जो है वो कॉज क्या होता है, लाइसा वायरस होता है। और इक्वेशन पीरियड इसका कितना होता है, 20 से 60 दिन होता है। केस फर्टिलिटी रेट 100% होता है। रिजर्वायर क्या होता है, वर्ल्ड एनिमल्स होता है। सोर्स क्या होता है, सेलिवा ऑफ रैबिज एनिमल्स होता है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, वो हमारा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्नोफिलिक इंक्लूजन बॉडी देखने को मिलेगा, इस नाइग्री बॉडी। और बेस्ट टेस्ट फॉर रैबिज कन्फर्मेटरी के लिए होता है, स्किन बायोप्सी करते हैं। और इवन ये डेथ पर्सन में, स्किन में नॉट ए लाइव पर्सन में करते हैं। मोस्ट कॉमन साइट ब्रेन बायोप्सी पोस्टमार्टम में करते हैं, जहां से हिप्पोकैम्पस से करते हैं। स्किन बायोप्सी लाइव पर्सन में करते हैं, फ्लोरोसेंट एंटी टेस्ट के द्वारा करते हैं। ग्रेड 3 ग्रेड होते हैं, स्किन लैक ऑन इंटैक्ट स्किन होते हैं, स्क्रैच निबलिंग ऑफ स्किन होते हैं। एनी वाइट वुंड विथ ब्लड के साथ होता है, लैक ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, मल्टीपल लैसरेशन वुंड होगा। और इसका ट्रीटमेंट करते हैं, फर्स्ट डिग्री में ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, सेकेंड डिग्री में आपको लोकल केयर प्लस वैक्सीन यूज करना है। थर्ड डिग्री में क्या करना है, लोकल केयर वैक्सीन प्लस इम्यूनोग्लोबिन करना है। इम्यूनोग्लोबिन से ह्यूमन रैबिज इम्यूनोग्लोबिन कितना होता है, 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी होता है, 40 इंटरनेशनल पर केजी हमारा एनिमल रैबिज इम्यूनोग्लोबिन होता है। वैक्सीन जो होता है वो 3 टाइप का होता है, रिकम्बिनेंट होता है, चेक्ड होता है, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन होता है। शेड्यूल 2 तरह का होता है, प्री एक्सपोजर पोस्ट एक्सपोजर। प्री एक्सपोजर में आपको 3 डोज देना है, 0, 7, 28 डेट पे देना है। रूट हमारा इंट्रामस्कुलर होता है। बूस्टर डोज एवरी 2 ईयर देते हैं। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफ्लैक्सिस में वैक्सीनेटेड हमारा
वैक्सीनेटेड पर्सन और नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन। अगर वैक्सीनेटेड है तो 2 देंगे, नॉन वैक्सीनेटेड है तो 5 डोज देंगे। आपको ये सारे याद रखना है। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक। अगर आप लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें मेरा चैनल। ठीक है, क्या नाम है, टॉपिक का नाम है वैक्सीनेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, द वैक्सीन। ठीक है, टॉपिक का नाम है क्या, वैक्सीनेशन। ये कैसा है, किस लेवल का प्रिवेंशन है, एक क्वेश्चन भी आता है। आपको याद रखना है कि कैसा वैक्सीनेशन है, तो प्राइमरी भी हो सकता है और उसी को स्पेसिफिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी स्पेसिफिक है और ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। ये टाइप इम्यूनिटी कैसा होता है, एक्टिव होता है और पैसिव में इम्यूनोग्लोबिन्स होता है। दूसरा है कि एडवर्स जेनर जो होता है वो वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स दिया गया है। ठीक है, और टर्म वैक्सीनेशन का नाम उन्होंने ही दिया है। दूसरा है लुइस पोस्टर। लुइस पोस्टर जो है वो वैक्सीनेशन फॉर रेबीज के लिए दिया गया है, एंथ्रेक्स फीवर के लिए भी दिया गया है। ठीक है, ये एक टर्म वैक्सीन का नाम दिया गया है इसका। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये कैसा वैक्सीन है, वो प्राइमरी स्पेसिफिक है। ऐसा वैक्सीन वैक्सीन किस लेवल का प्रिवेंशन है, तो ये प्राइमरी और स्पेसिफिक है। ठीक है, अब इसमें हमको याद रखना है कि ये वैक्सीन जो होते हैं वो कैसा होते हैं, कितने टाइप का होते हैं और किस कौन कौन सा टाइप होते हैं। तो ये लाइव वैक्सीन होते हैं, कैसा होता है, लाइव वैक्सीन होते हैं, किल्ड वैक्सीन होते हैं, और बोथ लाइव एंड किल्ड वैक्सीन होता है, टॉक्सोइड होते हैं और पॉलीसैचराइड वैक्सीन होते हैं, और प्रोटीनेशियस वैक्सीन होते हैं, सब यूनिट होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं और रिकम्बिनेंट होते हैं। आपको इसको याद रखना, ये हम अभी लास्ट में आपको बताएंगे कि ये आपको याद कैसे रहना है। एक ट्रिक है, ट्रिक के द्वारा आप इसको याद रख सकते हैं। वो लास्ट लेक्चर्स में, लास्ट में आपको हम बताएंगे कैसे याद रखते हैं। अभी सिर्फ याद रखते हैं कि ये कौन कौन सा वैक्सीन है। कौन वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है, बोथ है, टॉक्सोइड है, पॉलीसैचराइड है, प्रोटीनियस है, सब यूनिट है और कॉम्बिनेशन से है और रिकम्बिनेंट है। इतना तरह का वैक्सीन है जो इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक पूछा जाता है स्ट्रेन्स। ठीक है, क्या पूछा जाता है, स्ट्रेन। आपको याद रखना, कभी कभी एग्जामिनेशंस में ये भी पूछा जाता है, जैसे बीसीजी। अब बीसीजी का जो स्ट्रेन्स है जो कौन सा है, तो दानिश 1331। ठीक है, और जैसे कि आपको याद रखना है बीसीजी, बीसीजी का क्या है, दानिश 1331 याद रख सकते हैं। ठीक है, और मीजल्स, मीजल्स का क्या है स्ट्रेन्स, तो एड मोन्स्ट्रॉन, क्या नाम है, एड मोन्स्ट्रॉन जारगेव। ठीक है, और मम्स है, मम्स का है जेरिल लिम्स। रुबेला का है RA27/3 है। येलो फीवर का है 17B है। वेरिसेला का है क्या, ओका है। याद रखना है, वेरिसेला का ओका है। और जापानीज इंसेफ्लाइटिस आपको याद रखना, जापानीज इंसेफ्लाइटिस लाइव वैक्सीन होता है और किल्ड होता है, दोनों का स्टेंस जो है डिफरेंट हो। अगर लाइव है तो उसका साउथ अफ्रीका याद रखिए, कैसे, साउथ अफ्रीका। ठीक है, 14-14-2, साउथ अफ्रीका 14-14-2। और किल्ड वैक्सीन है तो क्या होगा, नाकायामा, नाकायाम, जैसे नहीं होता है, आप याद रख सकते हैं, नाकायाम हो गया। दूसरा है बीजिंग, चाइना वाला याद रख लिए, कैपिटल ऑफ बीजिंग,
ये स्ट्रेन्स हैं, ठीक है। और डेंगू का भी क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन याद रखना कि डेंगू वाला में क्या है, तो CYD और TD, देखिए डी डी डेंगू, डी फॉर डेंगू, ये आपको याद रखना है। तो एक बार फिर से मेरे साथ चलिए, ये हम रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन के साथ साथ हमको पढ़ना भी है, याद भी रखना है। तो BCG का कौन कौन सा होता है, तो दानिश 13 और 31 होते हैं। मीजल्स का एडमॉन्स्टर होते हैं। मम्स का क्या होता है, जेरिल लिम्स होते हैं। रूबेला के कौन सा होता है, RA27/3 होते हैं। येलो फीवर का कौन सा होता है, 17D होता है। वेरिसेला का ओके होता है। जापानीज इंसेफ्लाइटिस डॉग होता है। लाइव एंड किल्ड होता है। लाइव का साउथ अफ्रीका 1414-2 होता है, और किल्ड का होता है नाकेयामा और बीजिंग होता है। डेंगू का क्या होता है, CYD एंड TD भी होता है, आपको ये याद रखना है। अब चलते हैं हम लोग, ठीक है, अब चलते हैं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि आप जब वैक्सीनेशन लगाते हैं, बच्चा जब पैदा हुआ तो उसमें कौन सा वैक्सीन लगेगा और उसका कितना गैप होना चाहिए कोई भी वैक्सीनेशन का, नेक्स्ट वैक्सीन कौन सा लगेगा, नेक्स्ट वैक्सीन कौन सा लगेगा, आपको ये याद रखना है। तो ये जो वैक्सीनेशन है वो स्टार्ट हुआ था 19 नवंबर 1985 को ये स्टार्ट हुआ था। इसका नाम है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये स्टार्ट कब हुआ था, 19 नवंबर 1985 को ये स्टार्ट हुआ था। अब ये शेड्यूल है जिसको हमको याद रखना है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको याद रखना है। तो अब जैसे कि ये भी क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन आ चुका है कि ये कैसे आ, जैसे कि अब बच्चा जब पैदा लिया एट बर्थ में कौन कौन सा वैक्सीन उसको दिया जाएगा, तो 3 वैक्सीन मैंडेटरी होता है, 3 वैक्सीन आपको उसको दिया जाएगा, जैसे कि ओरल पोलियो 0 डोज, ओरल पोलियो वैक्सीन का 0 डोज दिया जाएगा। BCG दिया जाएगा, और हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज दिया जाएगा, हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज दिया जाएगा। 3 डोज दिया, कौन कौन सा था, ओरल पोलियो का 0 डोज, BCG एंड हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज दिया जाएगा। ये फर्स्ट टाइम जब बच्चा पैदा लेता है तब जा करके इसको हम एट बर्थ समय पे आपको इसको दिया जाता है। अब है कि जैसे कि अब एक टाइम तो इसको दे दिया गया, अब क्वेश्चन है कि अब नेक्स्ट उसको वैक्सीन कौन सा देंगे और कितने दिन के बाद देंगे। तो कोई भी वैक्सीनेशन का जो पीरियड होता है वो मिनिमम गैप जो होता है वो 4 वीक्स होता है। कितना होता है, 4 वीक्स। ये 4 वीक्स का मिनिमम गैप उसको है, ठीक है। तो आपको 4 वीक के बाद एट बर्थ के बाद आपको दिया जाएगा 6 वीक्स पे, एट कब 6 वीक्स पे दिया जाएगा। तो कौन कौन सा वैक्सीन दिया जाएगा, तो DPT डिप्थेरिया पर्टुसिस टेटनस का दिया जाएगा वो फर्स्ट डोज, हेपेटाइटिस बी का वो फर्स्ट डोज दिया जाएगा, और हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा का भी फर्स्ट डोज दिया जाएगा, और ओरल पोलियो वायरस का भी फर्स्ट डोज, रोटा का भी दिया जाएगा फर्स्ट डोज, और हमारा PCV का भी फर्स्ट डोज दिया जाता है, IPVF1 का भी फर्स्ट डोज। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, यहाँ याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि PCV फर्स्ट डोज कब दिया जाता है, तो ये हमारा एट 6 वीक्स में दिया जाता है। अब आपने फर्स्ट डोज सब दे दिया, अब नेक्स्ट जो होता है 10th वीक पे हम देंगे, 10th वीक में सेम डोज देंगे, सारा देंगे, सेकेंड डोज सब इसका क्या देंगे, सेकेंड डोज, यहाँ पे सेकेंड डोज सारा देंगे। कौन कौन, DPT, हेपेटाइटिस बी, हिमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, ओरल पोलियो, रोटा वायरस का सेकेंड डोज देंगे, बट PCV यहाँ पे नहीं देंगे। अब ये हमारा अब नेक्स्ट कब देंगे, तो 14 वीक्स में देंगे, और इसी का थर्ड डोज देंगे, थर्ड डोज सारा यहाँ पे देंगे। और साथ में हम PCV1 कब दिए थे, 6 वीक्स पे दिए थे, और PCV2 जो हम देंगे वो हम देंगे वो 10th वीक्स पे हम देंगे, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, वो आपको याद रखना है, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। अब है आपको याद रखना है कि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 9th मंथ से 12 मंथ में कौन सा वैक्सीन दिए जाते हैं, और ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो 9 मंथ से 12 मंथ में कौन सा वैक्सीन बच्चे को दिया जाता है,
तो मीजल्स कंटेनिंग वैक्सीन होता है 1, कौन सा दिया जाएगा 1, मीजल्स कंटेनिंग वैक्सीन दिया जाएगा 1, MMR और MR ये सब दिया जाएगा 9 मंथ में। जापानीज इंसेफ्लाइटिस का 1 डोज भी दिया जाएगा, ठीक है, 9 मंथ में, 9 से 12 मंथ में। विटामिन ए, अब विटामिन ए भी दिया जाता है 9 मंथ से 12 मंथ के बीच में दिया जाता है, ठीक है। अब विटामिन ए का बहुत इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, उसका डोज कितना होते हैं और कब दिया जाता है। जिसे फर्स्ट डोज उसको कब दिया जाता है, एट 9 मंथ में दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, कब दिया जाता है 9th मंथ में दिया जाता है। सेकेंड डोज, टोटल हमारा कितना डोज होता है 9 डोज होता है, कितना टोटल डोज होता है वो 9th डोज होता है। एवरी 6 मंथ टिल 5 ईयर तक दिया जाता है, हर 6 मंथ में आपको डोज दिया जाएगा और टिल 5 ईयर तक कंप्लीट करना होता है, कंप्लीट 5 ईयर तक कंप्लीट होता है। अब टोटल डोज कितना होता है, टोटल डोज हम बताए थे 9 डोज होता है, टोटल डोज कितना होता है 9 डोज होता है, 9 डोज होता है। अब कितना दिया जाएगा, दिस इज द इम्पोर्टेंट, कितना दिया जाएगा। तो जैसे कि अगर ये देखिए, कितना दिया जाएगा, अब देखिए ठीक है। अब जैसे कि अगर बच्चा, अगर लेस देन 1 ईयर का बच्चा हो, लेस देन 1 ईयर का बच्चा हो तो 1 डोज दिया जाएगा और 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाएगा, कितना 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाएगा। और अगर 1 लाख नहीं अगर है तो 1 ml भी कई बार मेंशन रहता है, तो 1 ml भी ये 1 ईयर से कम बच्चे को दिया जाता है। अगर वही बच्चा, इफ अगर बच्चा का एज ये 1 ईयर से ज्यादा हो तो टोटल डोज कितना होना चाहिए, 8 डोज होना चाहिए, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, कितना 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है और 2 ml दिया जाता है। टोटल डोज जो होता है वो टोटल कितना होता है, टोटल 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट बच्चे को दिया जाएगा, कितना 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट बच्चे को दिया जाएगा। अब आपको एक क्वेश्चन है जो बहुत बार आ चुका है, आपको याद रखना। कई बार आप इस चीज से मेंशन नहीं बना सकते हैं कि बच्चे का एज कितना। कई बार क्या होता है बच्चे का वेट के अकॉर्डिंग भी विटामिन ए का डोज दिया जाता है। अगर बच्चे का वेट 8 केजी से कम है और 8 केजी से कम है और बच्चे का जो एज है वो 14 मंथ का हो, तो पर भी बच्चे का कितना दिया जाएगा, 1 लाख ही दिया जाएगा कि एज वेट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, नॉट एज के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और अगर बेबी का जो वेट है वो 8 केजी से ज्यादा हो तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये वेट कितना है बच्चे का। अगर बच्चे का वेट अगर 8 केजी से कम है बट उसका 1 ईयर से ज्यादा है एज, तो पर भी आपको 1 लाख ही दिएंगे क्योंकि एज भी इसका कम है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब है कि इसका जो 16 मंथ में, 16 मंथ उससे 24 मंथ में कौन कौन सा वैक्सीनेशन दिया जा सकता है, जैसे कि मीजल्स कंटेनिंग वैक्सीन का 2 डोज दिया जाएगा, जापानी इंसेफ्लाइटिस का दिया, ओपीवी का दिया जाएगा, डीपीटी का 1 दिया जाएगा, 5 ईयर में डीपीटी बूस्टर डोज 2 दिया जाएगा एंड 10 ईयर में। अब पहले जो, हाँ यहाँ याद रखना, ये भी एक क्वेश्चन आ चुका है, पहले टीटी दिया जाता था बट टीटी रिप्लेस कर दिया है टीडी में, क्या कर दिया है टीडी, टीडी एक क्वेश्चन भी आ चुका है, आपको याद रखना टीडी दिया जाता है नॉट टीडी दिया जाता है, ठीक है। टीटी अब नहीं दिया जाता है, अब टीडी दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन कौन कौन सा दिया जाता है, इसके बारे में हम लोग, अगर प्रेगनेंसी है और वैक्सीन कौन कौन सा दिया जाता है उसके बारे में पढ़ने हैं और कब दिया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि प्राइमरी वैक्सीनेशन है, प्राइमरी गरेविएडा, क्या है प्राइमरी गरेविएडा, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हुई है
तो उसका कौन सा वैक्सीन दिया जाएगा, तो टीडी ही दिया जाएगा। अभी बोले थे कि कौन सा दिया जाता है, टीटी नहीं दिया जाता है, टीडी दिया जाता है, वही टीडी दिया जाएगा। डोज कितना दिया जाता है, डोज, ठीक है। तो टोटल डोज जो होता है वो हमारा कितना होता है, 2 डोज होता है। टोटल कितना होता है, 2 डोज होता है। और इसमें जो होता है फर्स्ट डोज जो होता है वो एज सुन एज पॉसिबल दे सकते हैं। फर्स्ट डोज कब है, एज सुन एज पॉसिबल होता है। और मिनिमम गैप तो आपको पता ही, कोई भी वैक्सीनेशन का कितना होता है, 4 वीक्स होता ही होता है। लेकिन प्रेगनेंसी में आपको सेकेंड डोज कब दिया जाएगा, फर्स्ट डोज तो आपने एज सुन एज पॉसिबल दे दिएगा, लेकिन सेकेंड डोज 3rd वीक्स बिफोर एक्सपेक्टेड डिलीवरी, डिलीवरी के 3 वीक पहले आपको सेकेंड डोज भी हम दे देंगे। तो टोटल डोज, फर्स्ट डोज एज सुन एज पॉसिबल, सेकेंड डोज हो गया हमारा वो 3 वीक बिफोर एक्सपेक्टेड डिलीवरी से पहले देते हैं, ठीक है। ये है प्राइमरी ग्रेविडा। अगर लेडीज मल्टी ग्रेविडा है तो उसका ही स्टोरी अलग है, मल्टी ग्रेविडा उसका स्टोरी अलग है। अगर मल्टी ग्रेविडा है, अगर लेडीज अगर प्रेग्नेंट 3 ईयर से पहले होगी, 3 ईयर से पहले होगी, तो उसमें सिंगल डोज दिया जाता है। अगर लेडीज 3 ईयर से पहले उसका प्रेगनेंसी है तो उसको सिंगल डोज ही दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा है अगर 3 ईयर से मतलब बाद अगर प्रेगनेंसी हुआ है तो 2 डोज दिया जाएगा। कितना, 2 डोज दिया जाएगा, 2 डोज दिया जाएगा। तो अगर मल्टी ग्रेविडा है, 3 ईयर से पहले प्रेगनेंसी है तो 1 डोज, 3 ईयर के बाद प्रेगनेंसी है तो 2 डोज दिया जाएगा। अब उसको मिक्स कैसे करते हैं, डाइल्यूएंट्स और वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को डाइल्यूएंट करने के लिए 2 तरीके हैं, ठीक है, आपको याद रखना होता है। जिसे नॉर्मल सलाइन, जिसे सोडियम क्लोराइड में कौन कौन सा वैक्सीन जो है वो मिक्स करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। जैसे कि आपको याद रखना है, बीसीजी के बारे में याद रखना है। बीसीजी या उसी नॉर्मल सोडियम क्लोराइड से होता है, येलो फीवर सोडियम क्लोराइड से होता है, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा भी सोडियम क्लोराइड से होता है, डेंगू फीवर भी सोडियम क्लोराइड से होता है, जापानी इंसेफ्लाइटिस भी सोडियम क्लोराइड से, नॉर्मल सलाइन से भी होता है। बट प्रेफर किया जाता है जापानीज इंसेफ्लाइटिस को फास्फोड स्लाइन बफर के साथ, इसको प्रेफर किया जाता है, फास्फेट स्लाइन बफर के साथ प्रेफर किया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है डिस्टल्ड वाटर। डिस्टल्ड वाटर जो हम उसके साथ कौन कौन सा वैक्सीन हम देते हैं, डिस्टल वाटर, मीजल्स हो गया, एमआर हो गया, एमएमआर हो गया, ये हमारा डिजिटल्स के साथ दिया जाता है। अब है जैसे डिजोल्व कर दिए कोई वैक्सीन को हम नॉर्मल सलाइन, ये नॉर्मल इसके साथ सलाइन के साथ डिजोल्व कर, तो कितने आवर तक उस मतलब वैक्सीन को यूज कर सकते हैं। तो अगर एक बार वैक्सीन ओपन हो गया और उसको डिजोल्व कर लिए तो विद इन 4 आवर आपको यूज करना है। कितना, विद इन 4 आवर आपको उसको यूज करना ही करना है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब है हमारा डिले इम्यूनाइजेशन। आपको याद रखना टॉपिक क्या है, डिले इम्यूनाइजेशन के बारे में आपको याद रखना। अगला टॉपिक क्या है, डिले इम्यूनाइजेशन। अब कोई भी वैक्सीन जो जितना हम लोग पढ़े वैक्सीन, उसका वैक्सीन अगर टाइम पीरियड पे नहीं दिए, डिले इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है अगर हम टाइम पीरियड पे अगर वैक्सीन नहीं दिए तो उस वैक्सीन को कब तक हम बच्चे को दे सकते हैं। जैसे कि जैसे बीसीजी, बीसीजी जो हम लोग पढ़े थे, बीसीजी, बीसीजी कब देते हैं, बीसीजी एट बर्थ में देते हैं। कब देते हैं, एट बर्थ पे देते हैं, एट बर्थ पे देते हैं। बट इसका हम उस समय नहीं दिए तो टिल 1 ईयर तक उसको हम बीसीजी वैक्सीन लगा सकते हैं। कब, टिल 1 ईयर तक वैक्सीन हम लगा सकते हैं बीसीजी का। ओरल पोलियो वैक्सीन का 0 डोज, ओरल पोलियो वैक्सीन का 0 डोज हम बर्थ के समय पे भी हमारा कब देते हैं, बर्थ के समय पे ही देते हैं। बट नहीं लगा पाए तो इसका जो टाइम पीरियड होता है कि 0 से 15 दिन के अंदर आपको इसको लगाना ही लगाना है, ठीक है। 0 से 15 दिन तक, 15 डेज तक आपको लगाना है, ठीक है। दूसरा है, थर्ड है हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों कई बार ये तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं,
याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज जो होते हैं वो विदिन 24 आपको यूज करना है। इफ मिस कर गए हैं, अगर मिस कर गए हैं तो नेवर गिवन, कभी नहीं दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर मिस कर गए विदिन 24 आवर देना तो कभी नहीं इसको दिया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। तो इसका 5 ईयर तक दिया जाता है। मीजल्स का भी 5 ईयर तक दिया जाता है। आईपीवी और हेपेटाइटिस का 1 ईयर तक दिया जाता है। आईपीवी हेपेटाइटिस बी का वो 1 ईयर तक दिया जाता है। जैसे डीपीटी का हमारा डिप्थेरिया पर्टुसस टेटनस का 7 ईयर तक दिया जाता है। हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा का जो दिया जाता है 6 ईयर तक दिया जाता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस का 15 ईयर तक दिया जा सकता है। विटामिन ए का 5 ईयर तक ही देते हैं। तो आपको याद रखना है कि कौन सा कितने दिन तक मतलब कि वैक्सीन दिया। अगर हम मिस कर गए तो कितने दिन तक इसको वैक्सीनेशन हम लगा सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब डोज भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, डोज से भी यदि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो आपको याद रखना है। कभी अब सोचना है तो कैसे याद रख सकते हैं। डोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बीसीजी का जो डोज होते हैं वो हमारा होते हैं कितना, बीसीजी कितना 0.1 ml दिया जाता है। वन बीसीजी का कितना डोज है, 0.1 ml है। आईपीवी का कितना है डोज, 0.1 ml, लगभग आपको 0.1 ही ml मिलेंगे, 0.1 ml डोज दिया जाता है। अब जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन है तो ये हमारा जो होता है ड्रॉप में दिया जाता है, 2 ड्रॉप्स। ओरल पोलियो वैक्सीन जो होता है 2 ड्रॉप्स, अगर ml में पूछ दिया 0.1 ml, अभी बोले ना कि 0.1 ml इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको डिफरेंट है रोटा वायरस का, डिफरेंट किसका है, रोटा वायरस। ये 5 ड्रॉप दिया जाता है, लेकिन अगर ml में पूछा जाएगा तो 2.5 ml है। कितना है, 2.5 ml है, ठीक है। और उसके बाद है हेपेटाइटिस बी का जो होता है 0.5 ml, इसमें भी दिया जाता है। तो हेपेटाइटिस बी का कितना है, 0.5 ml होता है, ठीक है। ये कहाँ दिया जाता है, आईएम, क्या जाता है, आईएम देते हैं, लेफ्ट थाई में देते हैं। कहाँ देते हैं, लेफ्ट थाई में। एक बार फिर से याद रखते हैं, बीसीजी का कितना डोज है, 0.5 ml। आईपीवी का कितना डोज है, 0.5 ml। रोटा वायरस का कितना है, 5 ड्रॉप्स है, 0.25 ml देते हैं, ठीक है। 0.25 ml देते हैं। हेपेटाइटिस बी का क्या है, 0.5 ml है, लेफ्ट थाई में देते हैं। आपको याद रखना है, ठीक है। अब रूट ऑफ वैक्सीनेशन, अब वैक्सीनेशन कौन कौन सा रूट से दिया जाता है, तो आपको उसको कौन सा वैक्सीनेशन किस रूट से दिया जाता है। जैसे कि इंट्राडर्मल, अगर इंट्राडर्मल है तो इंट्राडर्मल में कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, तो इंट्राडर्मल में बीसीजी दिया जाता है और आईपीवी दिया जाता है। और बीसीजी कहाँ दिया जाता है, तो लेफ्ट डेल्टोइड में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है, लेफ्ट डेल्टोइड में दिया जाता है। आईपीवी का इम्ग्लोबिन कहाँ दिया जाता है, वो राइट डेल्टोइड में दिया जाता है, राइट डेल्टोइड में दिया जाता है। उसके बाद है सबकुटेनियस, सबकुटेनियस जो है आपको याद रखना, क्या, सबकुटेनियस। सबकुटेनियस जो होता है मीजल्स होता है, एमएमआर होता है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, येलो फीवर। सबकुटेनियस कौन कौन सा वैक्सीन है, याद रखे, मीजल्स, मम्स, रूबेला, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, येलो फीवर। कौन कौन सा है, मीजल्स, मम्स, रूबेला, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, येलो फीवर। आपको ये सबकुटेनियस देखा जाता है। नजल्स, अब नेजल्स में कौन सा दिया जाता है, आपको याद रखना, नजल्स में इन्फ्लुएंजा दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है, इन्फ्लुएंजा दिया जाता है, नजल्स में इन्फ्लुएंजा सिर्फ दिया जाता है, ठीक है। अब आपको ओरल, ओरल रूट कौन कौन सा होता है, ओरल रूट, जैसे ओरल पोलियो तो आपको याद ही है, ओरल पोलियो वायरस दिया जाता है, रोटा वायरस दिया जाता है, टाइफाइड दिया जाता है, कोलरा का दिया जाता है, विटामिन से। अब ये भी क्वेश्चन है कि विटामिन से ओरल है बट ये स्पून के द्वारा दिया जाता है, विटामिन से ओरल है बट ये स्पून यूज करके हम इसको देते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन, अब ये इंट्रामस्कुलर में हमको याद रखना, डीपीटी देते हैं, हेपेटाइटिस बी देते हैं। उसके बाद पेंटावैलेंट में आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पेंटावैलेंस भी क्वेश्चन आया हुआ है,
ठीक है। तो पेंटावायरस में 5 वैक्सीन होता है, डीपीटी, डिप्थेरिया, पर्टुसस और टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। 5 वैक्सीन होते हैं, आपको याद रखना है। और ये पीसीवी, ठीक है, ये सारे हमारा इंट्रामस्कुलर वैक्सीनेशन दिया जाता है। अब है कि किस कंडीशन में कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाता है। कंट्राइंडिकेशन ऑफ वैक्सीन किस कंडीशन में, जैसे प्रेगनेंसी है, अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उसको कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। ऑल वैक्सीन, ऑल लाइव वैक्सीन इज कंट्राइंडिकेशन। प्रेगनेंसी में ऑल लाइव वैक्सीन इज कंट्राइंडिकेशन एक्सेप्ट येलो फीवर। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। प्रेगनेंसी में ऑल लाइव वैक्सीन इज कंट्राइंडिकेशन एक्सेप्ट येलो फीवर, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। ऑल किल्ड वैक्सीन क्या है, ऑल किल्ड वैक्सीन इज सेफली गिवन, ठीक है। प्रेगनेंसी में किल्ड वैक्सीन सेफली गिवन दिया जा सकता है, लेकिन दिस इज द रूबेला। रूबेला क्या होता है ना, एब्सोल्युटली कंट्राइंडिकेशन इन प्रेगनेंसी। दिस इज द आवर क्वेश्चन, ठीक है। रूबेला क्या होता है, एब्सोल्युटली कंट्राइंडिकेशन इन प्रेगनेंसी, ठीक है। अगर कोई पेशेंट स्टेरॉइड ले रहा है, कौन सा स्टेरॉइड, कोर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है, ठीक है, तो उसको हम ऑल लाइव वैक्सीन इज कंट्राइंडिकेशन, अगर उसको देना भी है लाइव वैक्सीन तो स्टॉप करना पड़ेगा, मिनिमम 2 वीक्स स्टॉप करना पड़ेगा, देन उसको लाइव वैक्सीन हम दे सकते हैं। अगर कोई पेशेंट स्टेरॉइड ले रहा है तो मिनिमम उसको 2 वीक तक उसको स्टॉप करना पड़ेगा स्टेरॉइड को, देन हम उसको लाइव वैक्सीन हम दे सकते हैं। तो आपको याद रखना, अगर स्टेरॉइड ले रहा है कोई पेशेंट तो मिनिमम 2 वीक्स का उसको गैप होना चाहिए, स्टॉप कर दो, उसके बाद उसको लाइव वैक्सीन हम दे सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा HIV है, अगर कोई पेशेंट को HIV है, ठीक है, कोई पेशेंट ऑन HIV पे है, लेकिन चाइल्ड है जो उसको सिम्टम नहीं है, क्या है, एसिम्टोमेटिक है। अगर पेशेंट जो है वो चाइल्ड है, वो एसिम्टोमेटिक है, तो ऑल लाइव वैक्सीन इज कंट्रा इंडिकेशन, ऑल लाइव वैक्सीन इज कंट्रा इंडिकेशंस दिया जाता है, ठीक है। ऑल लाइव वैक्सीन इज कंट्रा इंडिकेशंस, बट ठीक है, इसमें आपको याद रखना है, बट आपको इंडिया में आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, इंडिया में क्या है, पेशेंट ऑन HIV है तो चाइल्ड है तो क्या है, सिम्टोमेटिक है तो लाइव वैक्सीन इज कंट्राइंडिकेशन, बट इंडिया में 3 लाइव वैक्सीन कैन बी गिवन, ठीक है, इंडिया में यूज करते हैं। तो ओरल पोलियो, BCG, मीजल्स, ये 3 वैक्सीन हम इंडिया में यूज करते हैं, ठीक है। आपको अब है कि एडल्ट, ये चाइल्ड का, अब एडल्ट है, ये सिम्टोमेटिक है, एडल्ट है लेकिन HIV का सिम्टम नहीं है, तो नो कंट्राइंडिकेशन, कोई भी कंट्राइंडिकेशन नहीं होगा लाइव वैक्सीन, ठीक है। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर पेशेंट एडल्ट है, सिम्टम नहीं है HIV का, तो कोई भी वैक्सीनेशन उसको कंट्राइंडिकेशन नहीं है। अगर सिम्टम है, मान के चलिए सिम्टम है उसको, तो लाइव वैक्सीन इज कंट्राइंडिकेशन, तो याद रखना है। अब आपको याद रखना है साइड इफेक्ट, क्या याद रखना है, साइड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन। जैसे ओरल पोलियो किसके लिए, पहले याद रखें, ओरल पोलियो किसके लिए जाता है, पैरालिसिस को रोकने के लिए, बट उसी का साइड इफेक्ट भी हो जाता है पैरालिसिस। BCG किसके लिए होता है, टीबी के लिए होता है, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट होता है मिलियरी टीबी होता है, या ओस्टियोमेलाइटिस भी इसको साइड इफेक्ट होता है, डेथ भी हो सकता है। हेपेटाइटिस बी में हमारा क्या होता है, एनाफ्लैक्सिस शॉक का इसका साइड इफेक्ट है। DPT का अनकंट्रोल क्राई होगा या न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होगा, ठीक है। उसके बाद हो TD का होता है, ब्रैकियल न्यूराइटिस का होता है कॉम्प्लिकेशंस। उसके बाद होता है हमारा एनाफ्लैक्टिक्स भी होता है, क्या होता है, एनाफ्लैक्सिस भी इसका साइड इफेक्ट होता है। रोटा वायरस को आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरसेप्शंस आपको याद रखना है, रोटा वायरस का इंटरसेप्शन होता है, ये भी आ चुका है। मीजल्स का याद रखना है, टक्सोइड शॉक सिंड्रोम, टक्सोइड शॉक सिंड्रोम मीजल्स का होता है, टक्सोइड शॉक सिंड्रोम किसका होता है, मीजल्स का होता है।
और एमएमआर का होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। एमएमआर का क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जब और इन्फ्लुएंजा का क्या होता है? ये भी क्वेश्चन आ था, गुलियन बार्ड सिंड्रोम। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, गुलियन बार्ड सिंड्रोम। गुलियन बार्ड इन्फ्लुएंजा का साइड इफेक्ट क्या होता है? गुलियन बार्ड सिंड्रोम। मीजल्स का क्या होता है? टक्सॉइड सिंड्रोम होता है, टक्सॉइड शॉक सिंड्रोम होता है। रोटा वायरस का क्या होता है? इंटरसेप्शंस होता है। अब आपको जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको शुरू में ही बताए थे जब लेक्चर हमारा स्टार्ट हो रहा था, तो कुछ जो है वो ट्रिक बताएंगे वैक्सीनेशन याद करने का, कि कौन वैक्सीन लाइव है और कौन वैक्सीन से किल्ड है और कौन सा बोथ है। तो आपको इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक बनाए हैं, उसको याद रखना है आपको। क्या ट्रिक है वो आपको हम अभी बताने वाले हैं। बहुत इजी है, आपको अगर ये ट्रिक याद हो गया तो आपको याद हो जाएगा सारे वैक्सीन। जैसे कि अगर लाइव वैक्सीन है तो लाइव वैक्सीन को कैसे याद करेंगे? लाइव वैक्सीन में एक ट्रिक है, बेबी मेरा यार चला। बेबी मेरा यार चला। तो बी फॉर बीसीजी, बी फॉर बेबी, बी फॉर बीसीजी। मेरा, मेरा मीजल्स मम्स रूबेला रोटा वायरस। एमएमआर मीजल्स रोटा वायरस। बेबी मेरा, मेरा हो गया बेबी का हो गया बीसीजी, मेरा हो गया एमएमआर मीजल्स हो गया। यार, यार मतलब होता है येलो फीवर, येलो फीवर। और चला मतलब चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स हो गया, वेरिसेला हो गया। तो आपको एक बार याद रखना कैसे? बेबी मेरा यार चला। क्या याद रखना? बेबी मेरा यार चला। तो बीसीजी, मीजल्स मम्स रूबेला, येलो फीवर, चिकन पॉक्स एंड वेरिसेला। अब आपको याद रखना किल्ड वैक्सीन। अब किल्ड वैक्सीन याद रखने के लिए आपको ये याद रखना हार्पिक। क्या? हार्पिक, हार्पिक, हार्पिक। एच फॉर हेपेटाइटिस बी, आर फॉर रेबिस, पी फॉर पर्टूसिस। आपको क्या रखना? किल्ड वैक्सीन किससे याद रखना? हार्पिक। हार्पिक एच, एच फॉर हेपेटाइटिस बी, आर फॉर रेबिस, पी फॉर पर्टूसिस। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद जो याद रखना है वो हमारा बोथ। बोथ में हमारा जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, वो बोथ में जो याद रखना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पोलियो का। अब इसका भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। पोलियो जो होता है बोथ लाइव एंड किल्ड होता है। क्या होता है? लाइव एंड किल्ड होता है। तो लाइव का जो होता है ना वो सैविम होता है। क्या होता है? सैविम। ओरल पोलियो वायरस का जो होता है सैविम। और किल्ड, किल्ड आपको डिफ्रेंशिएट इजिली हो जाएगा। किल्ड, किल्ड का जो होता है इंट्रापेरेटन पोलियो वायरस होता है जिसमें साल्क, के फॉर किल्ड याद रखें। साल्क जो होता है के फॉर किल्ड होता है। तो आपको इंट्रा पेरिटोनियल इंट्रा पोलियो वायरस का हमारा साल्क होता है, सॉरी फॉर स्टेक। ठीक है, तो ये हमारा। उसके बाद इन्फ्लुएंजा होता है, टाइफाइड होता है, कोलरा होता है, हेपेटाइटिस ए होता है, जापानीज इंसेफ्लाइट। ये सारे हमारा क्या है वो बोथ है। कौन कौन सा होता है? पोलियो होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, टाइफाइड होता है, कोलरा होता है, हेपेटाइटिस ए हमारा जो होता है। टक्सोइड में डिप्थीरिया दो ही होता है, टक्सोइड एंड टेटनस होता है। क्या होता है? टक्सोइड एंड टेटनस होता है। आपको उसके बाद पॉलीसैचराइड में हमारा याद रखना है क्या? पॉलीसैचराइड में हमारा याद रखना है निमोकोकल, मिनिंगोकोकल, हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड याद रखना है। और प्रोटीनियस में हमारा एक्सुलेट पर्टोसिस या पर्टोसिस एंथ्रैक्स को याद रखना, एंथ्रैक्स को याद रखना। सब यूनिट में हमारा क्या होता है? हेपेटाइटिस बी होता है। कॉम्बिनेशंस में एमएमआर होता है, डीपीटी होता है, पेंटावायलेंट होता है। और रिकम्बिनेंट में हेपेटाइटिस होता है, हेमोफिलियस, उसके बाद ह्यूमन पेप्लोमा वायरस होता है, इन्फ्लुएंजास होता है। ठीक है, दिस इज द आवर टॉपिक वैक्सीनेशन का। नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट टॉपिक में अभी वैक्सीनेशन का रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में हम टू, ये पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे कि वैक्सीनेशन का जो स्टोरेज कहाँ होता है। ठीक है, उसके बारे में, स्टोरेज, कोल्ड चैन, ये सब के बारे में हम आपको पढ़ाने जाएंगे। ठीक है, तो आपको सेकेंड पार्ट आप जरूर देखिएगा, आपको इसको याद रखना है। थैंक यू। हेलो गाइज, अभी जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो वैक्सीनेशन का सेकेंड पार्ट है।
इससे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट में वैक्सीनेशन का ऑल डिटेल हम लोग कर चुके हैं। अब जो सेकेंड पार्ट में हम लोग करने जा रहे हैं उसका नाम है कोल्ड चेन ऑफ इंडिया। इंडिया में कैसे उसको स्टोर करके रहते हैं उसके बारे में हम लोग करने जा रहे हैं। सो अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं वीडियो तो आप फर्स्ट पार्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद सेकेंड पार्ट आप आ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फॉर सेकेंड पार्ट। ठीक है, अब इसमें जो है वो सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं स्टोरेज स्टोरेज एंड कोल्ड चेन ऑफ इंडिया के बारे में है। तो कोल्ड चेन क्या होता है? कोल्ड चेन जिसमें हम स्टोर करके रखते हैं, कितना डिग्री तक स्टोर करके रखते हैं, और वैक्सीनेशन जो मैन्युफैक्चर टू द रिसिपेंट के पास तक कितना डिग्री तक इसको टेम्परेचर को हम मेंटेन करके रखते हैं, इसको ही बोलते हैं कोल्ड चेन। इसका जो स्टोरेज का जो है वो +2 टू +8 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। एक होता है रिवर्स कोल्ड चेन। रिवर्स कोल्ड चेन क्या होता है ना कि ट्रांसफर ऑफ स्टूल सैंपल ऑफ द सस्पेक्टेड पोलियो केयर टू द लैब। लैब तक हम सैंपल्स कलेक्ट किए, जहां से उसको वहां से लैब से हम जा करके स्टूल सैंपल कलेक्ट करें, वहां से हम लैब तक ले जाने का उसको बोलते हैं रिवर्स कोल्ड चेन। ठीक है, इसका भी जो हमारा जो होता है ना +2 टू 8 डिग्री सेल्सियस में ही हम लोग इसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, दूसरा है वो हमारा जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये VVI है, वो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। आइसलैंड रेफ्रिजरेटर ये है इमेज बेस्ड क्वेश्चन, आपको ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है और ये याद रखना है क्या है, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर है। ये हम दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोल्ड चेन होता है। क्या दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोल्ड चेन होता है? ये कहाँ रहता है? तो एट प्राइमरी हेल्थ केयर में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक आ चुका है, ये प्राइमरी हेल्थ केयर में रखता है। ठीक है, ये क्या करता है, इसमें क्या होता क्या है? आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, ये रेफ्रिजरेटर है, ये वैक्सीन को स्टोर करके रखते हैं। क्या होता है? वैक्सीन को स्टोर करके रखते हैं, अप टू 1 मंथ तक इसको हम स्टोर करके रखते हैं। और ये प्राइमरी हेल्थ केयर में होता है। इसका जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी पर डे 8 आवर का रिक्वायर्ड होता है। अगर इन केस इलेक्ट्रिसिटी आपको नहीं है, कट कर गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कुछ दिन से आ नहीं रहा है, तो ये वैक्सीन को कब तक ये स्टोर करके रखेगा? तो ये अप टू 5 डे तक स्टोर कर करके रखेगा। अगर देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इट कैन मेंटेन टेम्परेचर ऑल वैक्सीन फॉर 5 डे तक, 5 डे तक ये स्टोर करके रख। अब इसको टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं? तो डायल थर्मोमीटर ट्वाइस ए डे। कितना? डायल थर्मोमीटर ट्वाइस, एक दिन में 2 बार इसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। टेम्परेचर जैसे पता कैसे चलेगा कि कब तक ये वैक्सीन कितना टेम्परेचर अब इसमें बच रहा है? तो ये डायल थर्मोमीटर के द्वारा हम इसको दिन में 2 बार चेक करते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो है एट PSC वैक्सीनेशन स्टोर कैन बी डन फॉर। अब PSC प्राइमरी हेल्थ केयर में कौन किस में स्टोर करके रखते हैं? तो ऑब्वियसली अभी हम लोग किए हैं आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में हम लोग स्टोर करके रखते हैं, अप टू 1 मंथ तक है, अप टू 1 मंथ तक इसको हम स्टोर करके रखते हैं। दूसरा होता है कि अब वो प्राइमरी हेल्थ केयर में 1 मंथ तक हम स्टोर करके रखते हैं। कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं जो लंबे ड्यूरेशन तक हम स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो वो कहाँ होता है, किस लोकेशन पे होता है? तो दूसरा है लॉन्ग टर्म स्टोरेज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑनवर्ड। डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑनवर्ड अप टू 3 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं, 3 मंथ से ज्यादा तक स्टोर करके रख सकते हैं। रीजनल या स्टेट में जा करके जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ इसका वैक्सीनेशन रीजनल स्टेट में जाकर के 3 मंथ तक से ज्यादा स्टोर करके रख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम चांस टू द कोल्ड चैन फेल्यूर। अब जैसे जो टेम्परेचर मेंटेन कर करके जो रखना था उसको फेल होने में सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे ज्यादा किस लोकेशन पर सबसे ज्यादा फेल्यूर होने का चांस होता है? तो ये सब सेंटर में होता है। क्यों सब सेंटर में होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगता है, इसके वजह से सबसे ज्यादा सब सेंटर में होता है और उसके बाद विलेज लेवल पे होता है।
सब सेंटर में होता है और विलेज लेवल पे होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम चांस ऑफ कोल्ड चैन फेल्यूर जो होता है वो सब सेंटर और विलेज में होता है। अगला टॉपिक है वो वैक्सीनेशन कैरियर। आप लोग इसको गांव में, अगर आप विलेज के रहने वाले हो तो ये चीज देखे होगे कि पोलियो का जब ड्रॉप होता था, उस समय आपको देखेंगे कि जो पोलियो मैन होते हैं वो कैरियर कर करके इस टाइप का बैग लेके आते थे। इसको बोलते हैं वैक्सीन कैरियर, ठीक है। इसको हम कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। टू ट्रांसफर फ्रॉम द प्राइमरी हेल्थ केयर से लेगा, प्राइमरी हेल्थ केयर में उसको वैक्सीन को स्टोर करेगा, वहां से जहां पे इम्यूनाइजेशन वैक्सीन देने, जहां पर वैक्सीन लगेगा वहां तक इसको हम यूज कर सकते हैं। और जैसे कि अगर पूछा जाएगा तो सब सेंटर में भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। इट कैन मेंटेन टेम्परेचर, कब तक इसको मेंटेन कर सकते हैं, 24 घंटा से 48 घंटा तक इसको हम मेंटेन कर करके रख सकते हैं। इसमें कितना वैक्सीन आता है, इसमें कितना वैक्सीन कर सकते हैं, 16 से 20 मतलब 16 to 20 वैक्सीन वायल कैन बी स्टोर, इतना हम वैक्सीन स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो वैक्सीन कैरियर कहाँ यूज करते हैं, सब सेंटर में यूज करते हैं। ट्रांसफर फ्रॉम पीएससी टू इम्यूनाइजेशन साइट तक हम कर सकते हैं। इसका टेम्परेचर मेंटेन कितना करते हैं, 16 to 20 आवर तक ही मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। इसका 16 to 20 आवर तक कैन स्टोरेज, लेकिन मेंटेन कितना तक, 24 से 48 आवर तक मेंटेन करके रख सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है, हीट डैमेज ऑफ वैक्सीनेशन असिस्ट बाई, कैसे उसको, तो इसको वैक्सीन वायल मॉनिटर के द्वारा हम वो हीट डैमेज ऑफ वैक्सीन असिस्ट कर सकते हैं। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है, आपको इसको याद रखना है। और कई बार ये इसका फुल फॉर्म भी पूछ देते हैं कि वीवीएम क्या होता है, वैक्सीन वायल मॉनिटर होता है। अब आपको कैसे पहचाना है कि कौन सा यूज करना और कौन सा यूज नहीं करना है, ठीक है। आपको बताते हैं कि कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि इसमें क्या है, ये वैक्सीन है, आप यहाँ पे देख रहे होगे, ये मतलब पॉइंट, ये सेंटर में आपको ऐसा मिलेगा, ये दिस इज द व्हाइट मिलेगा, व्हाइट मिलेगा तो इसका मतलब है कि गुड यूटिलाइज, आपको बेटर रिजल्ट होगा इससे, इसको हम यूज कर सकते हैं। और गुड यूटिलाइज ये भी है, बट ये थोड़ा सा लेस है, बट इसको ये दोनों 1 एंड 2, 1 2 को यूज कर सकते हैं। लेकिन देख लो इसमें व्हाइट सेंटर खत्म हो गया, यहाँ पे भी ब्लैक आ गया, ये दोनों को हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, अगला पॉइंट है मिशन इंद्रधनुष। क्या है, मिशन इंद्रधनुष। ये स्टार्ट कब हुआ था, दिसंबर 2014 से स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट कब हुआ था, दिसंबर 2014 से ये स्टार्ट हुआ था। क्या, स्टार्ट कब हुआ था मिशन इंद्रधनुष, वह स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2014 से स्टार्ट हुआ था। इसका गोल क्या है, स्टार्ट क्यों किया गया था, क्योंकि जो वैक्सीनेशन है 90% चिल्ड्रन फॉर द किल्ड 7 किल्ड डिजीज वाई दिसंबर 2020 तक इसको करना था। लेकिन अब तो डेट बढ़ गया है, तो इसको अभी तक 2030 कर दिया गया है। कितना कर दिया है, 2030 कर दिया गया है, ठीक है। तो जो मिशन इंद्रधनुष है, इसमें कितने डिजीज को वैक्सीनेशन किया गया है, तो इसमें पहले जो था वो 7 था, कि पहले कितना था, 7। जैसे टीवी था, पोलियो था, हेपेटाइटिस था, डिप्थीरिया था, पर्टूसस था, टेटनस था, मीजल्स था। क्या क्या था, टीवी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, डिप्थेरिया, पर्टूसिस, टेटनस, मीजल्स। पहले 7 वैक्सीन इंद्रधनुष के अंदर आते थे, बट फ्यू मोर वैक्सीनेशन ऐड किया गया है इन दिस प्रोग्राम में, जैसे कि रोटा वायरस, एमआर, आईपीवी, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, ये सब
ऐड किया गया। तो मिशन इंद्रधनुष में कौन कौन सा वैक्सीनेशन, टीबी है, पोलियो है, हेपेटाइटिस बी है, डिप्थेरिया है, पर्टूसस है, टेटनस है, मीजल्स है। फ्यू मोर वैक्सीनेशन ऐड टू दिस प्रोग्राम। कौन कौन सा ऐड किया गया है? रोटा वायरस, एमआर, आईपीवी और जापानीज इंसेफ्लाइटिस, ये सब ऐड किया गया है। ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है इसका जो है वो मिशन इंद्रधनुष का सर्वे कितना मंथ कर सकते हैं? तो 12 मंथ टू 23 मंथ तक इसका हम सर्वे करते हैं। ठीक है। कौन सा टेक्निक इसका यूज कर सकते हैं? तो कल्चर रैंडम सैंपलिंग कर सकते। कौन सा? कल्चर रैंडम सैंपलिंग का यूज हम करते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ओपन वाइल पॉलिसी, ओपन वाइल पॉलिसी क्या होता है? जैसे कि हम कोई वैक्सीन लिए, अब वैक्सीन को क्या किए? ओपन कर दिए, क्या उसका कवर हटा दिए। तो जब कवर हटाकर एक बार पैक खोलने के बाद कौन कौन सा ऐसा वैक्सीन है जो विद इन 28 आवर तक यूज कर सकते हैं, और कौन सा ऐसा है कि विद इन 24 आवर तक यूज कर सकते हैं, कौन सा ऐसा वैक्सीन है जो 4 आवर तक ही यूज कर सकते हैं। तो ओपन वाइल पॉलिसी का मतलब यही होता है कि कौन सा ऐसा वैक्सीन है जो विद इन 28 आवर तक कर सकते हैं, कौन सा ऐसा वैक्सीन है विद इन 4 आवर तक करते हैं। ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना। तो दो तरह का होता है, एक अप्लीकेबल होता है, एक नॉट अप्लीकेबल होता है। अप्लीकेबल मतलब क्या होता है कि विद इन 28 डे तक इसको हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि टीबी है, टीडी है, डिप्थेरिया, पर्टुसस, टेटनस है, हेपेटाइटिस बी है, पेंटावायलेंट है, न्यूमोकोकल है, ये सारे को हम क्या करते हैं? अप्लीकेबल है 28 डे तक, ये अप्लीकेबल है। बट जो अप्लीकेबल नहीं है वो है एमएमआर, मीजल्स, बीसीजी, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, रोटा वायरस। ये हमारा जब एक बार अब हो जाएगा तो ये विद इन 4 आवर तक ही यूज कर सकते हैं। विद इन 4 आवर्स, एक बार जब वाइल ओपन हो जाएगा तो इसको आप विद इन 4 आवर, कौन कौन सा है? मीजल्स है, एमएमआर है, बीसीजी है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस है, रोटा वायरस है, कोविड-19, ये सारे जो नॉट अप्लीकेबल है। ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है उसका नाम है हार्ड इम्यूनिटी। हार्ड इम्यूनिटी क्या होता है? ये इम्यूनिटी ऑफ कम्युनिटी, कोई इम्यूनिटी है कम्युनिटी में टू ब्रेक द चैन, उसको ब्रेक करना होता है। ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन जो हो रहा है कोई भी इन्फेक्शन, उसको रोकना, तो उसको बोलते हैं हार्ड इम्यूनिटी। हार्ड इम्यूनिटी हो चुका है। ठीक है। इसको थ्रेशोल्ड। तो इसमें हार्ड इम्यूनिटी में कौन कौन सा डिजीज आ चुका है? तो मीजल्स आ चुके हैं, हार्ड इम्यूनिटी मीजल्स हो चुके हैं, पर्टूसिस हो सकते हैं, चिकन पॉक्स हो सकते हैं, 90% है। कितना? तो ये आपको याद रखना है। एमपी लोग जो इंडिया में होते हैं ना, बहुत वो पावरफुल होते हैं। तो एमपी मीजल्स हो गया, पर्टूसिस हो गया, 80 चिकन पॉक्स हो गया, पोलियो और मम्स भी है। 80 to 85% हार्ड इम्यूनिटी है। कौन कौन सा हार्ड इम्यूनिटी है? मीजल्स, पर्टूसिस और चिकन पॉक्स होता है, पोलियो और ये होता है। आज आप ये हमारा वैक्सीनेशन का टॉपिक इंड हुआ, वैक्सीनेशन इंड हो गया। आपको याद रखना वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको फिर से पॉइंट आपको लाइन याद करा देता हूं। जैसे कि अगर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको याद है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको याद रखना है, नेशनल इम्यूनाइजेशन याद रखना है। और उसके बाद ओपन वायल पॉलिसी वाला याद रखना है। ठीक है। आपको ये दो में बहुत पूछा गया है, आपको ये याद रखना है। कंट्रा इंडिकेशन, ये सारे चीज इसमें याद रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।